हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। So I am back with one more revision video from ICSE क्लास 8 बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है डिजीज एंड फर्स्ट एड। तो डिजीजेस के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन इस चैप्टर में जो हम एडिशनल पढ़ने वाले हैं वो वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन है और हम फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं वो है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, इस चैप्टर को खत्म करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और कुछ होमवर्क के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ क्या होती है। क्लास 6 में भी पढ़ी है हेल्थ क्या होती है। हेल्थ किसी भी इंसान की फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है। अगर डिजीज फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली उसको स्टडी करना पड़ेगा। सो इफ ही इज सोशली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, physically healthy, then we can say that a person is healthy. Now, it is not just the merely the absence of a disease or infirmity. So healthy person can work efficiently. एक तो वो अच्छे से काम कर सकता है, दूसरा interact well with others, अपने leisure time को enjoy कर सकता है और अपने around बदलते changes और stress के साथ adapt कर सकता है। अब हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो बेसिकली हेल्थ ना फिजिकल, मेंटल और सोशल होती है। अगर एक इंसान फिजिकली हेल्दी है तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम करेंगे, फंक्शनिंग प्रॉपर होगी। मेंटली यानी कि इमोशनल बैलेंस है, एबिलिटी टू हैंडल द स्ट्रेस, एबिलिटी टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड हिम। सो ये जो दोनों ही है ना, ये इंटर रिलेटेड है। So it is said that healthy mind is a healthy body, and that's not false, that's true. Now coming on to the disease, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, disease is dis-ease, यानी कि ease का ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाना। So disease is the departure from the normal health and this causes structural and functional disorders in our body. This disrupts the normal functioning of the body. अब अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेबल और दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल। तो पढ़ी है हमने ये, जल्दी से इनको रिपीट करेंगे। कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस भी बोलते हैं और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस भी बोलते हैं। मतलब कम्युनिकेबल में इन्फेक्शन जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जा सकता है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, इसमें इन्फेक्शन नहीं फैलता है। जैसे हार्ट डिजीजेस हो गई, जैसे डायबिटीज हो गई, जैसे हार्ट स्ट्रोक हो गया, राइट, कैंसर हो गया। ये सारी की सारी डिजीजेस जो जेनेटिक डिजीजेस, हीमोफीलिया है, ये सभी ही डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। सो दीज आर इन्फेक्शियस एंड दीज आर नॉन इन्फेक्शियस। दोनों को क्विकली पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि सॉरी नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस, जिसमें जर्म्स का ना कोई हाथ नहीं होता है। जर्म्स डिजीजेस को कुछ नहीं करते हैं। सो दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट रिजल्ट्स इन द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी की फंक्शनिंग ना प्रॉपरली नहीं होती है, बॉडी का फंक्शन थोड़ा खराब हो जाता है। एग्जाम्पल डायबिटीज, हार्ट अटैक। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि ऐसी डिजीजेस जो एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को फैल जाती हैं। दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस और जर्म्स। तो हमारे आसपास जो जर्म्स हैं, जब वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो डिजीजेस फैला देते हैं। अब ये कैसे होता है? एयर से, इंसेक्ट से, मस्कीटो से, अलग अलग तरह से ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। ये इंसेक्ट बाइट से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, एयर और कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। एग्जाम्पल कॉलरा है, वायरल फीवर, चिकन पॉक्स, मलेरिया और टाइफॉइड। ऐसे अलग अलग इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। इन सब की डिटेल हम ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम इसको बहुत ही ऊपर ऊपर से कवर करते हुए हम जाएंगे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और फर्स्ट एड की तरफ। अब बात करते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड कैसे होती हैं। तो ये स्प्रेड होती हैं जब पैथोजेंस एक इन्फेक्टेड पर्सन को छोड़कर एक हेल्दी पर्सन में आ जाते हैं। जैसे मैंने क्लास 6 में भी यही एग्जाम्पल दिया था। मान लो हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, मुझे कोल्ड है, मैं छींकूंगी, वो
एयर के थ्रू वो ड्रॉपलेट्स, वो जर्म्स आप तक पहुंचेंगे और आप भी बीमार हो जाओगे। सो दिस इज हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड। तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, मैंने पानी पिया सेम ग्लास से आपने भी पी लिया। दूसरा इनडायरेक्ट भी हो सकता है। थर्ड इज वेक्टर और इंसेक्ट्स, तो मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज, ये डिजीजेस लेकर आए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो सकता है और साथ ही साथ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी ये डिजीजेस फैलती हैं। अब डायरेक्ट मेथड से कैसे स्प्रेड होता है, जैसे कि हम जब इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, मान लो किसी को मीजल्स है, हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग, एंड ये सब अगर हम करने लग जाएं तो सीधी सी बात है कि वो इन्फेक्शन, वो जर्म्स हम में आ जाएंगे क्योंकि आपने उससे हाथ मिला लिया। चिकन पॉक्स, फंगल इन्फेक्शन, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं। वहीं पर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्प्रेड, जिसमें अगर हम उसके यूज़ की हुई चीज़ें, उसके यूज़ किए हुए आर्टिकल्स को टच करते हैं, जैसे टॉवल्स, हैंकरचीफ्स, बेड्स, यूटेंसिल्स ऑफ द पेशेंट्स, तो जब हम इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जर्म्स हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वहीं पर कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर की बात करें तो जब हम अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे भी हम बीमार होते हैं और जर्म्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंच जाते हैं। और जब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारा डाइजेस्टिव कैनाल जो माउथ से एनस तक है, तो यहाँ पर जब ये पहुंच जाते हैं, नाउ दे मल्टीप्लाई एंड दे कॉज डिजीजेस। करेक्ट है। आगे बढ़ें। वेक्टर्स, यानी कि ये जो कैरियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमारे आसपास मक्खी मच्छर, बस ये कैरियर ही होते हैं, ये जर्म्स को लेकर आते हैं। सो वेक्टर्स दे कैरी जर्म्स बट दे डू नॉट सफर फ्रॉम दैट डिजीज। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द कैरियर ऑर्गेनिजम्स और द कैरियर ऑफ द जर्म्स। मतलब ये सिर्फ उनको कैरी करेंगे, इनके साथ वो पैथोजेंस आएंगे, खुद ये बीमार नहीं होंगे, खुद इनको खांसी जुकाम नहीं हुआ होगा, बस ये लेकर आएंगे। ठीक है, खुद इनको चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया नहीं होता है, बस ये उन जर्म्स को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल मस्कीटो एंड हाउस फ्लाई। सो हाउस फ्लाइज ट्रांसफर जर्म्स फ्रॉम गार्बेज और सीवेज इनटू फूड। मस्कीटोज कैरी जर्म्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, मुझे काटा, मुझे मैं बीमार थी, मुझे काटा, मस्कीटो उड़ा और आपके पास पहुंचे और अब आपको भी काट लिया, तो उसने अपने सलाइवा के थ्रू ये इन्फेक्शन आप तक पहुंचा दिया। सो दिस इज हाउ इट इज डन। नेक्स्ट, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग से ये जर्म्स ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब ये सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स काफ़ी टाइम तक एयर में रहते हैं और हम इनको इनहेल करते हैं तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब जैसे कि कॉमन कोल्ड, टीबी, मीजल्स एंड डिप्थीरिया। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक कॉमन डिजीज है। तो अब बेसिकली हम कुछ वायरल डिजीजेस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट है फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड। तो इसमें कोल्ड होता है, फीवर होता है और चिल्स आते हैं, मतलब एकदम से वो एकदम चिली वाली फीवर, मतलब बहुत ज्यादा ठंड लगना, वो होता है और ये स्प्रेड होता है थ्रू द ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट इज मलेरिया। तो मलेरिया भी अगेन एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है और ये प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम से होती है। अब ये डायरेक्टली नहीं आता है, बल्कि फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो जब हमें बाइट करता है तब ये प्रोटोजोन हमारी बॉडी में, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर करता है। सिम्टम्स क्या है, इंटरमिटेंट हाई फीवर आएगा, मतलब हाई फीवर आया रुक गया, हाई फीवर आया कम हो गया, हाई फीवर आया कम हो गया, तो ये इंटरमिटेंट हाई फीवर होगा। चिल्स और शिवरिंग होगी। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हमें इन मच्छरों से बचना है। अब बताओ कैसे बचोगे, फुल कपड़े पहनो, मस्कीटो नेट्स का यूज़ करो सोते टाइम, जब बाहर जा रहे हो तो मस्कीटो स्प्रे पैचेस का यूज़ करो, या फिर ऐसे टाइम पर बाहर जाओ ही मत जब मस्कीटोज के होने का खतरा होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि शाम को, तो ऐसे टाइम पर जाना ही नहीं है, राइट। और मस्कीटो रेपेलेंट्स का यूज़ करो, वो आती है ना ओडोमॉस और ये सब, इन सब का यूज़ करो। एंटी मलेरियल ड्रग्स का यूज़ करो। नेक्स्ट है डेंगी। डेंगी अगेन डेंगू वायरस से होता है और इसमें क्या होता है, इसमें स्प्रेड होता है एडीज इजिप्टी मस्कीटो का, यानी कि एडीज इजिप्टिस मस्कीटो इस बीमारी को स्प्रेड करता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, 3 to 14 डेज तक आफ्टर इन्फेक्शन। ठीक है, ये इन्फेक्शन के 13 to 14 डेज के बाद, यहाँ पर 3 to 14 डेज के बाद सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे हाई फीवर आएगा, सर दर्द होगी, बॉडी पेन होगा, मसल पेन, जॉइंट पेन, स्किन में रैशेस होंगे और एक्सेसिव ब्लीडिंग, कई बार हैमरेज भी हो सकता है डेंगी में, राइट। याद रखना। प्रिवेंशन क्या है कि हमारे आसपास ना जैसे टायर पड़े हैं,
कोई ऐसे खाली डब्बे पड़े हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जा रहा है स्पेशली बरसात के टाइम पर, वो नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये इनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होता है और हमें मस्कीटो रेपेलेंट्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं चिकनगुनिया की। तो चिकनगुनिया अगेन मस्कीटो ही इसको स्प्रेड करते हैं। ये मस्कीटो बॉर्न वायरल डिज़ीज़ है। इसे स्प्रेड करने वाले कौन से मस्कीटो हैं? एडीज़ मस्कीटो। तो आपको ना ये जो सारे नाम हैं ना, एडीज़, इजिप्टिस, इन सब के ना नाम याद रखने हैं क्योंकि यही मस्कीटो कौन-सा मस्कीटो किस डिज़ीज़ को फैला रहा है ये आपको पता होना चाहिए, यही की पॉइंट है। ओके? अब सिम्पटम्स कब आएँगे? जब आपको मच्छर ने काट लिया, उसके 2 से 12 दिन बाद आपको फ़ीवर होगा, आपको जॉइंट पेन होगी, आपको मसल पेन और हेडेक होगा। जो जॉइंट पेन है ना, वो कई महीनों तक लास्ट करती है। प्रिवेंशन क्या है? मस्कीटो कंट्रोल करो एंड अवॉइड विजिटिंग आउटब्रेक एरियाज़, मतलब जहाँ पर ये बीमारी फैली है ना, वहाँ पर जाना अवॉइड करना चाहिए। जा रहे हो, मतलब अब आप नहीं जाओगे, बड़े होके अगर जाना पड़ा, कोई मतलब हेल्थ वर्कर हो या फिर डॉक्टर हो, नर्स हो, कुछ भी हो, तो वहाँ जाना पड़ा तो फिर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर जाओगे। कमिंग ऑन टू अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वायरल डिजीज़ दैट इज़ मीज़ल्स। अब मीज़ल्स क्या है ना, ये भी कंटेजियस वायरल डिजीज़ है रेस्पिरेटरी ट्रैक की। इसमें क्या होता है, इसमें नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, आईज़ रेड हो जाती हैं, कफिंग, फीवर अ, और इरप्शंस ऑफ रेड पेप्यूल्स, तो लाल-लाल ना ऐसे फिंसियाँ जैसी बड़ी सारी आ जाती हैं और ये कॉन्टैक्ट से फैलता है और इसको स्प्रेड करने के लिए अगर आज आप देखो तो वैक्सीन्स भी दी जा रही हैं। नेक्स्ट, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज या सिंड्रोम। तो यहाँ पर इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो वीक हो जाता है और ये फैलता है थ्रू अ वायरस कॉल्ड HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से। बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और अब हमारी बॉडी ना काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाती है इन्फेक्शंस के लिए। तो ये फैलता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, इन्फेक्टेड सिरिंजेस के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, और जब मदर से चाइल्ड में, जब मदर प्रेग्नेंट होती है और अगर मदर HIV पॉजिटिव हो तो, और इवन ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी फैल सकता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन इसमें हमें कभी भी नीडल्स की शेयरिंग अवॉइड करनी चाहिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ या हॉस्पिटल जाओ, अगर आप वैक्सीनेशन या इंजेक्शन लगवाने के लिए किसी भी पर्पज़ से जा रहे हो, तो याद रखो कि जब भी वो नीडल निकले ना, वो नीडल एकदम फ्रेश पैकेट से निकलनी चाहिए, ये ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। देन सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। कमिंग ऑन टू हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट लाइक दीज डिजीजेस, तो हमें 2 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। क्या है? एक तो अपनी हेल्थ का, अपनी पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखना है और दूसरा हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी रहना चाहिए। सबसे पहले पब्लिक हाइजीन की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एज इम्पॉर्टेंट एज आवर पर्सनल हाइजीन। तो पढ़ा है ना क्लास 6 में, पर्सनल हाइजीन, नहाना, नाखून काटना, बालों को ढंग से धोना, अपनी कंघी को साफ रखना, साफ टॉवल्स का यूज़ करना, साफ पानी का यूज़ करना, हाथ सोप से धोना। लेकिन जितनी इम्पोर्टेंट हम अपनी पर्सनल हाइजीन को मानते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी पब्लिक हाइजीन है। तो यहाँ पर प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए ह्यूमन एक्सक्रीटा का, मतलब जो हमारे वॉशरूम से निकल कर पानी जा रहा है ना, वो सही जगह पर जाके डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। डोमेस्टिक वेस्ट भी सही जगह पर जाके डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस, इससे वाटरबॉर्न और कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रिवेंट होगी। इसके बाद हाउ वी आर व्हाट आर द मेजर्स फॉर द पब्लिक हाइजीन। तो जैसे मैंने पहले बात की, सीवेज और केमिकल वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए। पहले तो वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, डिस्पोज ऑफ होने के बाद उसे प्रॉपरली ट्रीट किया जाना चाहिए। देन अवॉइड डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड सीवेज इनटू द वाटर बॉडीज। ऐसा नहीं हो कि प्रॉपरली ट्रीट ही नहीं किया और उसको सीधा वाटर बॉडीज में डाल दिया, सो दिस विल अगेन लीड टू सम इन्फेक्शंस। देन प्रॉपर सीवर लाइंस होनी चाहिए जो ट्रीटमेंट प्लांट्स तक जाएं, प्लांट्स में वो पूरा प्रॉपरली क्लीन हो, और ये सीवर लाइंस अगर कहीं पर भी लीकेज हो तो वो टाइमली चेक होना चाहिए और ये हमारी क्लीन वाली पाइपलाइन से बहुत दूर होनी चाहिए। देन प्रिवेंट कंटेमिनेशन एंड रिड्यूस डिजीजेस, राइट? सो व्हेन वी आर फॉलोइंग दीज प्रॉपर मेजर्स, तो इससे कंटेमिनेशन रुकेगी और एंड दिस रिड्यूसेस द डिजीजेस।
कमिंग ऑन टू द मेजर्स फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट, तो बताओ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए क्या करोगे? आपको गार्बेज बिन्स रखने पड़ेंगे जिसमें लोग आए कूड़ा कचरा डालें, ताकि जो फ्लाइज है ना वो इधर उधर कूड़े पे ना भिन भिन आके आपके खाने पे ना आके बैठे। देन स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए जो मस्की जहाँ पर मस्कीटो ब्रीड करें। जितनी भी ड्रेन्स हैं उन्हें कवर करके रखना है। अगेन ड्रेन्स में भी बहुत ज़्यादा दिस इज़ द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्कीटोज़ अगेन। देन प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द डिज़ीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स। जो डिज़ीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स हैं ना, उनकी ब्रीडिंग को रोकना है, जैसे स्टैग्नेंट वाटर को रोकना है, तो क्योंकि वहाँ पर वो डेंगू के मच्छर फैलते हैं। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और कंटैमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर विद ह्यूमन एंड जो ह्यूमन एक्सक्रीटा या एनिमल एक्सक्रीटा है, वो भी बड़ी सारी डिजीजेस करता है, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीनेशन की। अब वैक्सीनेशन तो बड़ा ही कॉमन सा टर्म है। कोविड के बाद तो हम सबके मुंह पे एक ही वर्ड रहता है, वैक्सीनेशन हुई थी, वैक्सीनेशन कराई, वैक्सीनेशन ये, वैक्सीनेशन वो। सो वैक्सीनेशन है क्या? हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली कुछ जर्म्स को या जर्म के सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी में डाल देते हैं। पता है आपको? तो जब आपको वैक्सीन लगती है, आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स जा रहे हैं। कई बार थोड़ा सा फीवर भी आता है, लेकिन कई बार आपकी बॉडी, अगर आप प्रॉपर्ली हेल्दी हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आपको कोई फीवर कुछ नहीं आएगा, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे। सो हम जर्म्स या जर्म के सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी को बता रहे हैं कि भाई ऐसा जर्म आ सकता है, तो भाई पहले ही इसको देख लो। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो एक बार एक जर्म एंटर हो गया, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको याद रख लिया। और अब क्या होगा? अब ये इम्यून सिस्टम हमारे नेक्स्ट टाइम के एक्सपोजर को देख लेगा और उस जर्म को वहीं ख़त्म कर देगा, इससे पहले कि आपको बीमारी हो। बात समझ आई? सो पर्पस इज टू डेवलप रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीजेस। एंड द साइंटिफिक टर्म जो इस प्रैक्टिस के लिए हम बोलते हैं, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस, राइट? तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस मटेरियल द मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इज वैक्सीन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये वैक्सीनेशन है, जिसमें हम जर्म या जर्म सब्सटेंसेस अपनी बॉडी में एंटर करते हैं, दैट इज वैक्सीनेशन। इस टर्म को साइंटिफिकली हम प्रोफाइलैक्सिस बुलाते हैं। और जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में, ये जर्म जर्म सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जा रहा है, इसे हम वैक्सीन बुलाते हैं। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन जो है ये एडवर्ड जेनर ने डेवलप किया था, एंड ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। और एडवर्ड जेनर का जो टाइम पीरियड था, इट वाज फ्रॉम 1749 टू 1823। और इस टाइम पर उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस रही। उन्होंने देखा कि कुछ मिल्क मेड्स थी जो काउ पॉक्स से एक्सपोज हुई थी, लेकिन उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने काउ पॉक्स का जो मटेरियल था ना, वो एक 8 साल के छोटे से बच्चे की बॉडी में डाल दिया। अब क्या हुआ? उस बच्चे को माइल्ड सिम्टम्स आए बाद में, और बाद में वो लेटर एक्सपोज टू द स्मॉल पॉक्स, लेकिन अब उसको वो डिजीज नहीं हुई। तो काउ पॉक्स हुआ, लेकिन बाद में उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, उसको वो सिम्टम्स ही नहीं आए, वो डिजीज कभी हुई ही नहीं। तो यहाँ से उन्होंने वैक्सीन डेवलप की। एंड लेटर ये एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड वैक्सा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काउ। तो इस प्रोसेस को उन्होंने वैक्सीनेशन बुलाया। एंड ही दिस वाज कंफर्म्ड बाय लुइस पास्चर। एंड द वैक्सीन्स फॉर एंथ्रैक्स, चिकन पॉक्स एंड कॉलेरा वर डेवलप्ड। तो हुआ क्या कि उन्होंने देखा, अच्छा एक बार इसको ये हो गया, तो अब इसकी बॉडी में ना खुद से ही स्मॉल पॉक्स के लिए एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो बस यहीं से ये पूरा जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस था ना, ये डेवलप होना शुरू हुआ। बाद में बहुत सारे डिजीजेस के लिए ऐसी वैक्सीन्स बनाई गई। अब ये वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, वैक्सीन्स जो हैं, देज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी वाया इंजेक्शन जैसे कि इंजेक्ट कर दो, टीएबी वैक्सीन लगा दी, या फिर ओरल ड्रॉप्स दे दो, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स आपने सुना होगा। सो द वैक्सीन्स दे स्टिमुलेट डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज क्या करती हैं? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, है ना, पढ़ा है ना हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो जैसे ही वैक्सीन आई, डब्ल्यूबीसीज ने एंटीबॉडीज बना दी। एंटीबॉडीज अब इस स्पेसिफिक डिजीज के जर्म्स के साथ फाइट करना शुरू करती है, अंदर डिशुम डिशुम शुरू हो जाती है, और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टाइम, अब जैसे मैंने बोला कि इम्यून सिस्टम की मेमोरी तो भाई सुपर सुपर स्ट्रांग है।
नेक्स्ट टाइम जब ये इन्फेक्शन आएगा, हमारी बॉडी खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेगी और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेंगी और हमारी बॉडी से ये डिजीज खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वैक्सीन्स है ना, ये जो वैक्सीन है ये बनती कैसे है? तो देखो ये ना 4 तरीकों से बनती है। सबसे पहला है कि जो जर्म्स है ना, हम उनको मार देंगे और उनको बॉडी में डाल देंगे, ठीक है? सो जर्म्स आर किल्ड और उनसे वैक्सीन बनाएंगे। ये सेफ है क्योंकि मरे हुए जर्म्स कभी भी डिजीजेस कॉज नहीं करेंगे। सो एग्जाम्पल, टैब वैक्सीन फॉर टाइफॉइड, साल्क वैक्सीन फॉर पोलियो एंड वैक्सीन फॉर रेबीज, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये बनी है डेड जर्म्स से। दूसरा आता है वीकंड जर्म से। अब हमने जर्म्स को मारा नहीं है, बट अब हमने ना जर्म्स को वीक कर दिया है, कमजोर कर दिया है। तो जब ये वीक जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, अब क्योंकि ये वीक है हमारी बॉडी, हम तो भाई स्ट्रांग है, हम तो सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स सब कुछ खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में ना ये डिजीजेस नहीं होंगे, मतलब जर्म्स कुछ कर नहीं पाएंगे हमें। सो दे स्टिमुलेट द स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी फॉर्मेशन, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल्स, ऐसे कौन सी वैक्सीन्स हैं जो वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स से बनी है? बताऊं, मीजल्स एंड बीसीजी, फ्रीज ड्राइड बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। यूजिंग फुली विरुलेंट लिविंग जर्म्स, जहां पर जर्म्स है ना, लेकिन जर्म्स को कोई मारा नहीं है, ना ही उनको कमजोर किया है, ऐसे कैसे उठा के हमारी बॉडी में डाल देते हैं। पता है आपको, ऐसा भी करते हैं। कहाँ होता है वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ना ये इट वाज यूज्ड फॉर ओल्डर वैक्सीन, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में ऐसा किया गया था। सो काउ पॉक्स वायरस वाज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो ये जो एडवर्ड जेनर ने किया था ना, काउ पॉक्स से उसको एक्सपोज किया, फिर बोला चलो स्मॉल पॉक्स भी डाल के देखते, तो उससे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने पूरा का पूरा वो विरुलेंट वाला, जो बिल्कुल इन्फेक्शियस स्टेज वाला जर्म था ना, उसको डाल दिया था बॉडी में। सो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन नो लॉन्गर गिवन इन इंडिया एज द डिजीज, क्योंकि ये हमारी कंट्री से और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनसे प्रॉपरली मिट चुकी है, खत्म हो चुकी है। राइट, तो फुली विरुलेंट भी डालते हैं, लेकिन ये ना पुराने तरीके थे। अब उसको वीक करके या फिर उसको मार के ही डाला जाता है जर्म को। Next is toxoids. Important again. So it is used for diphtheria and tetanus viruses. तो toxoid क्या होता है? Basically chemically weakened toxins होते हैं ये बैक्टीरिया के। पता होना चाहिए toxoid क्या होता है। अगर आपको डाउट रहेगा तो ask it on ask question section or you can book your class with Learn Hub स्वयं। अब दीज आर मेड हार्मलेस यूजिंग फॉर्मेलिन। तो अब ये ना केमिकली हम इनको वीक कर देते हैं और इनको हार्मलेस कर देते हैं, और हार्मलेस करने के लिए हम एक केमिकल फॉर्मेलिन का यूज करते हैं। केमिकली वीक कर रहे हैं, तो कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं? फॉर्मेलिन का यूज कर रहे हैं। सो स्टिल एबल टू स्टिमुलेट एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडी फॉर्मेशन, फिर भी इनमें एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन फॉर्म होते हैं। एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन टू प्रिपेयर द एड्स वैक्सीन। एड्स बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट अभी तक भी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो अभी टॉक्सॉइड्स का यूज किया जा रहा है ताकि हम इस डिजीज के अगेंस्ट हम कुछ वैक्सीन बना पाए और लोगों को बचा पाए। राइट, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम हाउ द वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड। अब बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है? तो बेसिकली आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन क्या है कि हम उस जर्म को हमारी बॉडी में एंटर करा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन है एक आर्टिफिशियल मेथड जिससे हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्फेक्शन से। राइट, इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि हम कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं बॉडी की इन्फेक्शन से। दिस इज अचीव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग डेड और वीकेंड जर्म्स इनटू द बॉडी, एंड दिस हेल्प्स द बॉडी प्रिपेयर डिफेंसेस बिफोर एक्चुअल इन्फेक्शन अकर्स। राइट, तो हम बॉडी के डिफेंस को पहले ही तैयार कर देते हैं, इससे पहले कि एक्चुअल इन्फेक्शन हो। तो हम वैक्सीनेशन में क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन में वी आर गिविंग वैक्सीन। ठीक है, तो ये वैक्सीन देना है, दैट इज वैक्सीनेशन। एंड इम्यूनाइजेशन इज प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम बाय
एंटीबॉडीज। तो जब वैक्सीन देने के बाद हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं, दैट इज इम्यूनाइजेशन। सो हाउ इट वर्क्स, तो एक्सपोजर देते हैं हम वैक्सीन का और वो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोवाइड्स मोर और लेस परमानेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पेसिफिक इन्फेक्शंस। दिस मेक्स द बॉडी रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर डिजीजेस। अब बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इम्यूनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आपको नाम भी बताऊं तो भी चलेगा क्योंकि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। और इस पीपीटी, इस वीडियो की पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ऑल योर नोट्स आर ऑलरेडी डन, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना और वीडियो को सुनना है। सो रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द पीपल ससेप्टेबल टू द डिजीजेस, राइट। तो अगर बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, तो अब हम इम्यूनाइजेशन करके उनकी बॉडी में ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज डेवलप कर सकते हैं। इससे लोग इन्फेक्शन से बचेंगे। देन प्लेज क्रूशल रोल इन डिजीज कंट्रोल एंड इरेडिकेशन। स्ट्रॉन्ग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स प्रोटेक्ट द एंटायर पॉपुलेशन। तो जैसे पोलियो से हमने बचा लिया है अपने देश को, हमने स्मॉल पॉक्स से अपने देश को बचा लिया है, तो वो इम्यूनाइजेशन की वजह से ही है। अब इम्यूनाइजेशन हमारी कंट्री में, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे को पैदा होते ही इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, माम्स, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, ये सारे के सारे डीपीटी, राइट। तो ये सारे के सारे डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस शुरू में ही, बीसीजी शुरू में ही लग जाता है। सो दीज आर ऑल टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शंस। नेक्स्ट, यहाँ पर पल्स पोलियो प्रोग्राम देखा जाता है। तो ये नेशनल एफर्ट है टू इरेडिकेट पोलियो और ये आज भी फुल स्विंग है। मतलब वैसे हमारा देश पोलियो रहित है, राइट, लेकिन फिर भी मतलब ये जो ऑपरेशन है ना, ये अभी भी फुल स्विंग में चल रहा है। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है, जैसे कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, किसी को थोड़ा बहुत जल गया लैब में, तो आप क्या करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब क्लास 8 में हो गया, अब लैब्स में जाना भी शुरू कर दोगे, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब आप क्या करोगे। तो इसीलिए हम ये टॉपिक फर्स्ट एड पढ़ते हैं। इसमें इमीडिएट हेल्प क्या कर सकते हैं, जिस इंसान को लगी है, जो विक्टिम है, उसकी इमीडिएट हेल्प क्या हो सकती है, वो जानेंगे। सो इमीडिएट हेल्प ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिफोर द मेडिकल केयर अराइव्स, so needed in the cases of accidents, burns, heart attacks, snake bites and poisoning। सबसे पहले बर्न्स के केस में, अब मान लो बर्न्स के केस में जनरल रूल्स क्या हैं। देखो, कोई जल गया तो सबसे पहले डू नॉट पुल अवे क्लोथ स्टक इन द बर्न्ट एरिया। मान लो कि किसी जगह पे जला है और वहां पर ना उसके कपड़े चिपक गए हैं, तो उन कपड़ों को मत खींचो, पहली बात। और ब्लिस्टर्स हैं, उनको मत फोड़ो। देन ऑयली सब्सटेंसेस जैसे कि बटर, ऑइंटमेंट्स, वैसलीन्स बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं बर्न्ट स्किन पे। बात क्लियर है। अब स्पेसिफिक की बात करते हैं। मान लो सुपरफिशियल बर्न है, मतलब ऊपर ऊपर से जला है। जैसे होता है ना, कई बार खाना बनाते बनाते कई बार हाथ ऐसे जल लग गया गर्म कढ़ाई पतीले के साथ, राइट, वो होते हैं सुपरफिशियल बर्न्स, ऊपर ऊपर से। इसके लिए सीधा सा है कि जो जहां पर जला है ना, उस एरिया को ना पानी के नीचे रख दो, ठंडे पानी के नीचे, राइट। ड्राई एंड कवर्ड विद स्टेराइल ड्रेसिंग, और उसके बाद उसको सुखाओ और साफ ड्रेसिंग के साथ कवर कर दो। दूसरा, डीप बर्न्स के केस में हम क्या करेंगे, हम कभी भी पानी का यूज नहीं करेंगे। जब डीप बर्न्स होंगे, वी विल कवर इट जस्ट विद द क्लीन ड्रेसिंग। अब अगर केमिकल बर्न हो जाता है कहीं, अगर आप केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हो, किसी को केमिकल बर्न हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आप क्या करोगे, आप उस एरिया को यू विल वॉश इट विद रनिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स और उसके बाद उसे क्लीन ड्रेसिंग से कवर कर दोगे। नेक्स्ट, ब्लीडिंग के केस में क्या करोगे, सबसे पहले जो पार्ट अफेक्टेड, मान लो हाथ कटा है, तो हाथ को ऐसे नहीं रखना है, खून और नीचे को जाएगा, हमें उसको रेज्ड फ्लो में, रेज पोजीशन में रखना है, ताकि इसका फ्लो जो है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाए। वॉश द वुंड्स विद द क्लीन वाटर, इस वुंड को क्लीन वाटर से साफ करेंगे। एंड प्रेस विद द क्लीन कॉटन वूल, ठीक है, कॉटन की वूल आओ, उससे उसे प्रेस करो और माइल्ड एंटीसेप्टिक का यूज करो अगर अवेलेबल हो तो। अब अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, कोई गिर गया, उसको चोट लग गई बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि हड्डी टूट गई है, तो सबसे पहले जो भी विक्टिम है उसको आराम से ना लिटा दो, उस कंफर्टेबल पोजीशन में जो उसको कंफर्टेबल लगती है, जो आपको नहीं, जो उसको कंफर्टेबल लगे उसमें लिटाना। उसके बाद फ्रैक्चर्ड पार्ट को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, डू नॉट मूव दैट पार्ट। देन रिमूव द क्लोथ्स जहाँ पर ये इंजरी हुई है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं बाजू में लगी क्या, हट यार बाजू ला यार, ऐसे 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 करके पूरी बाजू हिला दी, नहीं,
तो उसको दर्द भी होगा और सिचुएशन और वर्स भी हो सकती है। देन अगर आर्म फ्रैक्चर है तो उसे एक सपोर्ट के साथ ऐसे जैसे यहाँ पर दिखाया है ना, उसको ऐसे लटका दो बाजू को। देन आई इंजरी है या फिर अनकॉन्शियस हो जाता है, जैसे आँख में इंजरी हो जाए तो क्या करोगे? तो सबसे पहले कि आप आँखों को रब नहीं करोगे, नहीं, ओके? दूसरा, आप साफ पानी से आँखों को धोओगे, राइट? अब अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाता है क्लास में बैठे-बैठे, वो ऐसे गिर गया, हो सकता है सो गया हो, पहले चेक करना है कि अनकॉन्शियस है या नहीं है। तो सबसे पहले उसे कंफर्टेबली लेटाया जाएगा, उसके कपड़ों को लूज़ किया जाएगा और रूम में भीड़ नहीं जमा करनी है, साइड हो जाओ और फ्रेश एयर को आने दो। सो दिस इज़ फर्स्ट थिंग, राइट? दिस इज़ व्हाट यू विल डू जब जब तक मेडिकल से टीम आएगी उससे पहले आपको ये करना है। नेक्स्ट, स्वॉलोइंग पर्सन, सॉरी पर्सन नहीं, पॉइज़न। अब आपने किसी ने आपके आस-पास कोई ऐसी चीज़ खा ली, उसको नहीं पता था पॉइज़न है या पता था तो भी खा ली, व्हिच इज़ अ वेरी बैड थिंग, नहीं करना होता है। तो तब क्या करोगे? सबसे पहले उसे नमक वाला पानी पिलाओ। ये जो नमक वाला पानी पिलाओगे ना, उसको उल्टियाँ आएँगी, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा करो कि उसको उल्टी आना शुरू हो जाए। तो बस ये उल्टी इंड्यूस करनी है ताकि जो उसने पिया है ना, वो सारा बाहर निकल जाए, ठीक है? स्नेक बाइट के केस में क्या करोगे? सो यू स्क्वीज़ आउट सम ब्लड फ्रॉम द वुंड। तो मान लो यहाँ पर काटा है, तो यहाँ से ना कुछ वुंड को मतलब ब्लड को इसको ऐसे करोगे, दबाओगे ताकि खून बाहर निकल जाए एंड देन यू टाई इट टाइटली। यहाँ से ना इसको टाइटली आप टाई कर दोगे, राइट? देन प्रिवेंट द वेनम फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जब आप इसको टाई कर दोगे, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, पूरी बॉडी में ये नहीं फैलेगा। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट बी एंड द वॉस्प स्टिंग। सो पुल आउट द स्टिंग इफ प्रेजेंट, राइट? तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर काटा है मधुमक्खी ने, किसी ने भी, तो हम क्या करेंगे, पहले अगर स्टिंग दिख रहा है ना तो उसको निकाल दो, स्क्वीज आउट सम ब्लड, ठीक है? दबाओ ऐसे करके, कुछ ब्लड बाहर निकल जाएगा तो उसके साथ उसका जो वेनम है वो भी बाहर आ जाएगा एंड देन अप्लाई एल्कली लाइक द बेकिंग सोडा, क्योंकि ये जो स्टिंग है ये एसिड होता है। तो हाँ, सॉरी, हाँ, ये एसिड होता है, तो हम कुछ बेस अप्लाई करते हैं जिससे ये न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है ना, एसिड प्लस बेस गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट विल मेक सॉल्ट एंड वाटर, राइट? तो यहाँ पर एसिड है तो हमें बेस का यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ फीवर। अब किसी को बहुत ज़्यादा फीवर है, सबसे पहले उसे बॉडी एक हो सकती है, चिल्स, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से। अब हम क्या करेंगे, उसे अप्लाई आइस पैक और द कोल्ड क्लॉथ इन कोल्ड वाटर ऑन फोरहेड। तो वैसे तो आजकल अगर आप देखो तो बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोल्ड पैक तो लगाना ही नहीं है, टेक नॉर्मल वाटर, ठीक है? टैप में आने वाला नॉर्मल रनिंग वाटर लो, उसमें डुबो, कपड़ा डुबो और उसको पट्टियाँ लगाओ, तो पहले उसका फीवर उतारना है। अगर फिर भी ये फीवर चलता रहता है, देन यू गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। नाउ ये तो थे हमारे फर्स्ट एड जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम इन हैबिट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं जिससे हम बीमार ही ना पड़े? कैसे करेंगे? तो बुरी आदतों से बचे रहो। और अगर आपको नहीं पता है तो आप लर्न हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करना, मैं बैठ के पढ़ाऊंगी बुरी आदतें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो, आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे पहले टोबैको को अवॉइड करना है। तो वैसे आप बड़े छोटे से प्यारे से बच्चे हो, मुझे पता है, यू ऑलरेडी नो हाउ बैड, हाउ डेंजरस दे आर। तो अगर आपके घर में कोई है जो इन चीज़ों का यूज़ करता है, आपको उनको भी रोकना है। तो इससे माउथ और लंग कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता है। देन इससे थ्रोट इरिटेशन होती है और क्रॉनिक कफिंग देखी जाती है। देन इवन जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, जो उस इंसान के आसपास रहते हैं, वो भी पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं और उनमें भी सेम ही उनकी बॉडी में सेम ही प्रॉब्लम्स आने लगती है। बात क्लियर है? देन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। तो ये एक स्लो पॉइज़न की तरह होता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल्स, किडनी, स्टमक और लिवर को डैमेज करता है। इसके बाद इट इम्पेयर्स द जजमेंट एंड इट इंक्रीजेस द इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स, राइट? तो जब कोई भी अल्कोहल ले लेता है तो आपको पता है, हमने पढ़ा है, वो सेरिबेलम को जाके एकदम अफेक्ट करता है, हिट करता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो सारी खराब हो जाती है और इससे एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल को रिड्यूस करता है और हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन है, उसको भी खराब कर देता है। तो ना स्मोकिंग होनी चाहिए, ना ही ड्रिंकिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं ड्रग्स की। तो ड्रग्स
अगर आप दवाइयों की बात कर रहे हो तो सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी है, और अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, या फिर आप ऐसी दवाइयाँ ऐसे ही खाए जा रहे हो, सो दैट मे कॉज वेरी वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स टू योर बॉडी। तो नारकोटिक और साइकोटिक ड्रग जैसे मॉर्फिन, कोकेन, हीरोइन या ओपियम लेना बिल्कुल बिल्कुल गलत है। दिस कॉजेज सिवियर नर्वस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेजेस, और इनसे हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इवन कुछ लोग इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि ये उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं, एंड देन दे फेस मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, और फाइनली क्या होता है, वो मर जाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू live a healthy, happy, cheerful, joyful life, so stay away from all these bad habits. Okay, this is all what I can say. तो ये तो था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया है। अब जल्दी से खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हेल्थ इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो हेल्थ को कैसे डिफाइन करोगे? सोचो जरा, पढ़ो ऑप्शंस। सो इट इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देन अ डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को डिजीज आई है तो कैसी होगी? कम्युनिकेबल होगी। तो क्या ऑप्शन है? बिल्कुल है। नाउ नेक्स्ट इज, पैथोजेंस क्या होते हैं? क्या वायरसेस होते हैं, कि सारे बैक्टीरिया होते हैं, या सारे प्रोटोजोन होते हैं, या फिर कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो ये कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट से कौन कौन सा इन्फेक्शन फैलता है? मलेरिया नहीं, ये तो मच्छर लेकर आते हैं। डेंगू भी वही लेकर आते हैं। कॉलरा गंदे पानी से, खाने से फैलता है। सो ट्यूबरक्लोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीज इज मेनली बाय। तो कैसे करती हैं? तो ये गंदे गंदे सीवेज पे और ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती हैं, वहाँ से जर्म्स लाती हैं और हमारे खाने पे बैठ के सारा जर्म्स फैला देती हैं। सो दे बाइट ह्यूमंस, नो। दे कंटामिनेट फूड, येस। एंड दे एंटर द ड्रिंकिंग वाटर, नो। दे ब्रीडिंग इन द क्लीन वाटर, नो। सो एडीज इजिप्टीज मस्कीटो इज एडीज इजिप्टी मस्कीटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग। तो मैंने आपको बोला था ना, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सबके मच्छरों के नाम याद रख लो। तो एडीज इजिप्टी मस्कीटो डेंगू फैलाता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑन टू, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया वायरस से होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन या फंगस। तो मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है, प्लाज्मोडियम से होता है। अब अ वैक्सीन वर्क्स मेनली बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस। तो वैक्सीन क्या स्टिमुलेट करती है? तो हमने पढ़ा था ना, जर्म्स वीकेंड या फिर डेड जर्म्स डाल देते हैं, उससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग व्हाट? तो बीसीजी वैक्सीन से क्या प्रिवेंट होता है? तो यार थोड़ा सा रिकॉल करो। तो ये सबसे पहली वैक्सीन है जो बच्चों को दी जाती है, और इससे ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन इज नो लॉन्गर गिवन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारा देश स्मॉल पॉक्स रहित है। सो दिस डिजीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर कंट्री। नेक्स्ट इज, अ वीकेंड जर्म इन अ वैक्सीन रेफर्स टू। क्या ये टॉक्सॉइड है? नहीं। क्या ये एटीनुएटेड वैक्सीन है? यस। तो एटीनुएशन का मतलब ही वीकेंड होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। सो इट इज बी। देन इम्यूनाइजेशन हेल्प्स बाय। इम्यूनाइजेशन हमें कैसे हेल्प करती है? क्या डिजीज को क्योर करती है? क्या जर्म्स को किल करती है? क्या हमारी बॉडी को रेजिस्टेंट बना देती है स्पेसिफिक डिजीजेस के अगेंस्ट? या रिमूविंग पैथोजेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट? तो कोई डिजीजेस को क्योर करना ये नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी बॉडी को रेजिस्टेंट बना देती है किसी एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट एड फॉर द सुपरफिशियल बर्न इंक्लूड्स। तो अगर हमें सुपरफिशियल बर्न के लिए फर्स्ट एड देनी है तो हम क्या करेंगे? हम सीधा हाथ को ठंडे पानी के नीचे रख देंगे। सो पोरिंग कोल्ड वाटर। नेक्स्ट, फॉर स्नेक बाइट द फर्स्ट स्टेप इज टू, जो जहां पर वो लगा है ना, मतलब जहां पर काटा है ना, वहां पर उसे उस पार्ट के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उसको टाई कर दो। नेक्स्ट, मैन ड्रिंक्स अनबॉइल्ड वाटर, सॉरी वेल वाटर एंड डेवलप्स डायरिया। हाउ, व्हाट इज मोस्ट लाइकली द कॉज? तो मोस्ट लाइकली यही हो सकता है कि उसके साथ कुछ कंटेमिनेशन आ गई है। सो वाटर वॉज कंटेमिनेटेड विद द पैथोजेंस। तो यही हो सकता है। Next, child plays near the stagnant water during monsoon. Which disease is he most likely at risk? Monsoon के time stagnant water, तो याद करो, डेंगू, मलेरिया, exactly. Then next is, why does the polio
pulse polio team administer polio drops even to children which seem completely healthy. तो question says, why does the pulse polio team administer polio drops even to children who seems completely healthy? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ सिम्टम्स हों, राइट? मतलब उसमें वायरस हो लेकिन सिम्टम्स ना हो। सॉरी, आई डिड द ऑपोजिट, राइट? सो पोलियो स्प्रेड्स ओनली थ्रू सिक चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है। हेल्दी कैरियर्स कैन ट्रांसमिट द वायरस, ये हो सकता है कि वो कैरियर्स हो लेकिन उनमें सिम्टम्स ना हो। नेक्स्ट, व्हाई आर द फुल स्लीव्स क्लोथ रिकमेंडेड ड्यूरिंग द डेंगू आउटब्रेक? क्यों रिकमेंडेड है? To prevent the dust allergies, no, to protect against the daytime mosquito bites, to to keep the body temperature lower because dengue spread through the cold air। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें खुद को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रखना है ताकि हमें मच्छर ना काटे। नेक्स्ट, फार्मर is bitten by a dog suspected to have rabies। what is the most important step? क्या करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि रेबीज फेटल है, हम उसे अर्जेंट वैक्सीनेशन के लिए बोलेंगे, तो उसे इमीडिएट वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाएंगे। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो पहले तो वो बोलता है कि इसको 10 मिनट पानी से धो, रनिंग वाटर से, और फिर उसके बाद उस एरिया में बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे इंजेक्ट किया जाता है। Now, a person is unconscious and wearing tight clothing. Why should the clothes be loosened? ताकि उसको हवा आए, ताकि वो better breathe कर सके, इसलिए। Okay, so these are the questions for you. This is the home assignment. ध्यान से सारे के सारे 11 questions आपको करने हैं। कहीं पर डाउट लगेगा, आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है या फिर लर्न हब स्वयं क्लास को बुक कर लेना है। तो आई होप आपको सारे ही MCQ समझ आए हैं एंड आई होप आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लोगे। लेकिन वही बात है कि डाउट होगा तो हम यहाँ पर हैं, हमसे पूछना, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें। So this was all from our today's session. I hope you understood the chapter. कोई डाउट हो तो आपको पता है कहाँ आना है। I'll see you next time with the next video. Till then, all of you take care, and as you all know, learn how मतलब फ्री है पर बेस्ट है।